सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम तीसरी शक्ति, छलावा और लोगों के साथ घटी अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी जितेंद्र की है और वो उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं। जिस समय की घटना है उस समय इनकी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद ही कुछ दिनों बाद उनका प्रमोशन और ट्रांसफ़र असम के एक छोटे से शहर करीमगंज हुई थी। कंपनी की तरफ से ही शहर से थोड़ा दूर इन्हें कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने जाते हैं। पर इनको क्या पता था कि इनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल अब शुरू होने वाला है। पहले दिन ही रागिनी और जितेंद्र ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा दिया। फ्लैट 2 BHK का था तो उन्हें उनकी साफ सफाई और सजावट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और एक ही दिन में पूरे फ्लैट को सजा देते हैं। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक तो सिर्फ ये दोनों ही थे, बाकी के परिवार वाले बनारस में ही रह रहे होते हैं। किसी भी नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। यही सोचकर दोनों अपना क्रियाकलाप और आपस में एक दूसरे से बात करने लगे और रात का खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। अचानक देर रात में जितेंद्र की नींद खुली। वो पानी पीने के लिए उठकर जैसे ही पलटकर रागिनी की तरफ देखा तो उसे वहां रागिनी नहीं दिखती। जितेंद्र रागिनी को आवाज लगाए तो रागिनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और ना ही उसकी आवाज। अचानक थोड़ी देर बाद जितेंद्र के गले पर 2 ठंडे हाथ पीछे से उसके गले के ऊपर से छू के निकल गए। जितेंद्र चौंक कर देखता है तो पीछे रागिनी खड़ी रहती है। रागिनी ने बोला, क्यों चौंक क्यों गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? जितेंद्र थोड़ा परेशान और घबराकर बोला, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। ये दोनों फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर रागिनी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाई और जितेंद्र नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल गया। इधर रागिनी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही थी, चलो जो काम बाकी है उसे कर ही लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ गई, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में हैं ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंची। जैसे ही रागिनी की नजर बिस्तर पे पड़ी, ये देखकर उसके होश ही उड़ गए। वहां उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े थे। वो ये सब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर घर में वो ही सिर्फ अकेली है, तो फिर ये सब कपड़े कैसे वॉशिंग मशीन से मेरे कमरे में आ गया? पहली काली शक्ति का खेल अब शुरू हो चुका था। शाम को जितेंद्र के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। जितेंद्र इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात के करीब 11 बजे किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज जितेंद्र को सुनाई देती है। जितेंद्र धुंधली आंखों से बैठा और जैसे ही मुड़कर देखा तो वो डर के मारे बिस्तर पे ही गिर गया। जितेंद्र ने देखा कि बिस्तर पर रागिनी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। जितेंद्र को लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। वो दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर से देखता है तो अब वहां पर कोई भी नहीं था। जितेंद्र को लगा
कि ठीक से ना सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। गलती हम मनुष्यों की ही होती है। किसी भी अनजान जगह के बारे में जानने से पहले हम लोग वहाँ रहने लगते हैं। अगर हमारे घर में कोई बिना जान पहचान का आएगा तो वो क्या हम उसे रहने देंगे? नहीं ना। किस घर में कौन रह रहा है, जो दिखता है उसके बारे में तो पता लगाया जा सकता है, और जो नहीं दिखता उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन रह रहा है या कौन नहीं? जितेंद्र ने ना ही घर में जाने से पहले पूजा पाठ करवाया और ना ही घर में कोई भगवान की तस्वीर लगाया था। सामान शिफ्ट करते करते उन दोनों को यह ध्यान ही नहीं रहा था कि भगवान की एक भी तस्वीर उन्होंने दीवार पे या पूजा घर को स्थापित किया हो। काली शक्तियों का प्रचंड अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ ही देर बाद अचानक बिस्तर हिलने लगा। दोनों की नींद खुल गई। पहले रागिनी उठती है तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकी तो जो दृश्य उसने देखा वो देखकर रागिनी की आवाज ही निकलनी बंद हो गई। वो चिल्लाते या राजेश को जगाते उसके पहले ही कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लिया। रागिनी दर्द के मारे जोर से चिल्लाई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जितेंद्र हड़बड़ाते हुए बिस्तर के नीचे उतरकर रागिनी को देखा, और वो भी जो देखा वो देखते ही पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो देखता है रागिनी लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है, और रागिनी के पीछे कोई है जो रागिनी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। अंधेरे में उस इंसान का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रागिनी की हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। वो तुरंत टेबल से टॉर्च लेकर जलाया, लेकिन टॉर्च जलाने के बाद देखा तो अब वहां पर कोई भी नहीं था। जितेंद्र रागिनी को खींचकर नीचे से बाहर निकाला। अब जितेंद्र को भी यहाँ से हद से ज्यादा डर लगने लगता है। जितेंद्र को समझ में आ चुका था कि दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, और इधर रागिनी इस हादसे के कारण बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन जितेंद्र थोड़ा सा साहस दिखाते हुए रागिनी को संभाल कर उसे बोला, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। जितेंद्र और रागिनी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास में गए उन्हें लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। अब दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। बार बार कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने की वजह से वे दोनों बस उस इंसान की एक ही झलक देख पाते हैं। जितेंद्र अपना टॉर्च जलाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं करता। इन्हीं सब उड़न पून की कोशिश में जितेंद्र को रागिनी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। जैसे ही उसका ध्यान आया वो देखता है रागिनी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखने की कोशिश किया, लेकिन इस बार रागिनी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। जितेंद्र डरते हुए पीछे पलटा और तभी उसे एक जोरदार धक्का पड़ा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसकी कमर में जोरों की चोट आई। अभी वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होने लगा। पूरे घर के सामान अपने आप कमरे की छत से टकरा टकरा के जितेंद्र के शरीर पे आके गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति जितेंद्र को लगातार सामानों से वार करते जा रहा, जिससे जितेंद्र को काफी गहरी चोट आ जाती है। दर्द के मारे वो जोर जोर से कराहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस काली शक्ति से कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसका सामना इंसान से ही हो
तो कम से कम वो अपना बचाव तो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जितेंद्र का सामना एक काली शक्ति से हो रही थी जो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं दिख रहा था, और अगर दिखता भी तब भी उसका सामना करना इंसान के बस की बात नहीं होती। उधर रागिनी जोर जोर से मदद मांगने और दरवाजा खोलने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन ना ही दरवाजा खुल रहा था और ना ही उसकी आवाज बाहर जा पा रही थी। अब वो जोर जोर से भगवान का नाम लेकर भगवान की गुहार लगाने लगी। तभी वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई। रागिनी तुरंत जितेंद्र को उठाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो दोनों उस फ्लैट से बाहर निकले, कमरे से अजीब अजीब किस्म की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई इंसान जोर जोर से हंस रहा हो, तो कभी लगता कि जैसे कोई मदद की गुहार लगाकर रो रहा हो। वो दोनों कमरे से बाहर आकर लिफ्ट की तरफ भागे। जैसे ही लिफ्ट के पास गए तो उन दोनों ने देखा कि कोई 6 या 7 साल की एक छोटी सी लड़की एक गुड़िया को पकड़े हुए अपने सिर को नीचे किए हुए खड़ी है। वो दोनों तुरंत ही लिफ्ट में चले गए, लेकिन अगले ही पल वो लड़की अपना सिर उठाकर दोनों की तरफ अजीब सी सूखी और खड़खड़ाती आवाज में बोली, आप लोग भी हमें छोड़कर यहाँ से जा रहे हो? जैसे ही उन दोनों की निगाह उस लड़की पर गई, मारे डर के रागिनी जोर जोर से चीखने। उस लड़की का चेहरा मानो जैसे जल गया था और उसकी आंखें एकदम सफेद सी थी। दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अब वो दोनों तुरंत ही लिफ्ट से बाहर निकलकर सीढ़ियों से ही नीचे जाने लगी। भागते भागते जैसे ही वो दोनों सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे गए, तभी उधर से सीढ़ियों से एक औरत अपनी गोद में छोटा सा बच्चा लेकर ऊपर आती दिखाई दी। बड़े बड़े बाल और राजस्थानी लिबास पहनी घूंघट के ओढ़े रखने के कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों तुरंत उसके पास पहुंचकर मदद मांगने के इरादे से आवाज लगाए। आवाज सुनकर वो औरत एकदम पास आकर अपना घूंघट उठाई और एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, हम लोग भी बहुत मदद की गुहार लगाए थे, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, उसी लड़के के जैसी जो लिफ्ट में मिली थी। चेहरा जला हुआ और आंखें एकदम दूधिया। ये देखकर वो दोनों किसी तरह करके भागते भागते नीचे आ पहुंचे। आश्चर्य की बात ये थी कि उसके घर के आसपास 2-3 घर जो एकदम सटे हुए थे, वहां रह रहे सभी लोग अपनी बालकनी से उन दोनों को बस देखे जा रहे थे, लेकिन मदद के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आया। वो दोनों बिल्डिंग के नीचे आकर खड़े होकर अपनी फ्लैट की तरफ देख रहे थे कि तभी उन्हें अपनी फ्लैट की खिड़की के ऊपर किसी साए की परछाई दिखती है, जो थोड़ी ही देर में गायब हो जाती है। जैसे तैसे करके दोनों अपने आप को संभालते हुए वहां से बाहर निकलकर शहर में ही एक होटल लेकर रात बिताए। जितेंद्र और रागिनी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है, और वो दोनों दूसरे ही दिन मैनेजर को फोन करवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लिया और शहर में ही एक छोटे से मकान को किराए पे लेकर रहने लगे। इस बात को बीते बहुत दिन हो चुके थे। एक दिन जितेंद्र अपनी ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र एक पुरानी अखबार पे गई, जिस पे लिखा हुआ था आशियाना अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट का नाम देखते ही जितेंद्र को मानो एक तेज झटका लगा हो। तुरंत ही वो उस अखबार को लगा पढ़ने। अखबार पढ़कर उसे सारा माजरा समझ में आ गया था कि आखिर क्यों आशियाना अपार्टमेंट के फ्लैट 105 में भूतों का साया था। अखबार में 3 साल पहले की घटना का जिक्र था। उस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 105 में गैस के लीक हो जाने के कारण आग लग गई थी। जयदेव जो इस फ्लैट के मालिक थे,
वो बाजार में सब्जी लेने गए थे और फ्लैट में उनकी पत्नी, एक 2 साल का बेटा और 6 साल की लड़की थी, आग में जलकर मर गए। जयदेव की पत्नी मदद की गुहार लगाती रह गई, लेकिन आसपास के किसी इंसान ने भी मदद नहीं किया। बस मूर्ति की तरह तमाशा देखते रहे। जब तक जयदेव वापस आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फ्लैट में पूरी तरह से आग लग चुकी थी। आग को देखकर वो अपना आपा खोकर अपने परिवार को बचाने के लिए अंदर घुस गए, लेकिन वो भी वापस नहीं आए। जब आग ठंडी हुई तब उस फ्लैट से उनके पूरे परिवार की लाश मिली थी, जो काफी बुरी तरीके से जल चुके थे। पूरी खबर पढ़ के जितेंद्र के माथे पे पसीने की बूंद छलकने लगे। घर आकर वो उस घटना के बारे में अपनी पत्नी से जिक्र नहीं की, क्योंकि जितेंद्र और उसकी पत्नी अपनी जिंदगी में ऐसी चीज का अनुभव किया था जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं किया था। कुछ महीनों बाद जितेंद्र अपनी कंपनी में बात करके अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिए। उस घटना के बाद जितेंद्र किसी भी घर में जाने से पहले सबसे पहले उसका शुद्धिकरण और पूजा पाठ जरूर कराते। अगर आप भी किसी पुराने घर या किसी दूसरी जगह के घर में शिफ्ट हुए हैं या होंगे तो जरूर अपने घर की पूजा पाठ करवा ले। भूत प्रेत हो या ना हो, लेकिन हो सकती है उस घर में कुछ ऐसी चीजें या बुरी शक्तियां हो जो आपके हंसते खेलते परिवार पे बुरी नजर लगा दे। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर कहानियां सबसे पहले आप सुन सके। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। इंसानी निर्मित जगत के अलावा दुनिया में ऐसे कई रहस्यमय स्थान हैं जिनकी गहराइयों और रहस्यों को मनुष्यों ने तो क्या, विज्ञान ने भी अब तक पूर्ण रूप से समझा नहीं है। देश भर में ऐसे भी कई रहस्यमय स्थान हैं जिन्हें अब तक बेनकाब नहीं किया गया। कुछ जगहें भूत प्रेतों के होने का आभास कराती है, तो कुछ दैवीय शक्तियों का, जिनमें से कई जगहों का रहस्य आज तक पर्दाफाश नहीं किया गया। उनमें से ऐसी ही एक जगह है नारायणपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कई महीने पहले मेरे ही साथ घटी हुई थी। आज की कहानी सुनकर आप सभी जरूर बताइएगा कि ऐसा भी भला संभव है? क्या वाकई लोगों का मानना एकदम सत्य होता है? नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरा यह नाम मेरे प्रिय दादाजी द्वारा दिया गया था। ना जाने उनके मन में यह था कि मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा तथा स्पेस में और भी बहुत सी चीजों की खोज करूंगा। कुंडली देखकर सरोवर पंडित जी भी दादाजी की बातों में हामी भरते हुए बोल दिए, बिल्कुल सही कहा आपने सुंदरलाल जी, यह बालक तो एस्ट्रोनॉट ही बनेगा, खूब आगे जाएगा। किंतु आज तक मुझे यह समझ नहीं आया कि उन लोगों की बातें गलत थी या मेरी किस्मत, क्योंकि आज तक मैं ना ही एस्ट्रोनॉट बना और ना ही स्पेस सेंटर में काम किया। आज मैं एक मामूली सा पत्रकार हूँ। इंदौर में ही सनसनी समाचार के लिए काम करता हूँ तथा आंखों देखी घटनाओं में सारे लोगों को अवगत कराता हूँ। मेरे साथ मेरा जिगरी दोस्त अरविंद कैमरामैन बनकर हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता। बचपन से ही उसने मुझे बड़े भैया की तरह बहुत मान सम्मान दिया और आज मेरी ही बदौलत मेरे ही साथ सनसनी समाचार में कैमरामैन के रूप में काम कर रहा है। हम लोगों की दिनचर्या बहुत ही मामूली सी थी। रोज की तरह दफ्तर जाना और दफ्तर से घर आ जाना, रोज वहीं घिसा पिटा काम करना, और कभी कोई घटना ना भी हुई हो तब भी झूठी खबरें बनाकर लोगों को दिखाना।
इन सारे कामों से मुझे थोड़ी बोरियत सी होने लगी थी और मेरा मन कुछ रहस्यमयी जगहों का पर्दाफाश करने लगा था। मैं यह चाहता था कि देश भर के कुछ ऐसी खबरें सामने लाई जाए जिनको आज तक बेनकाब नहीं किया गया है। यह बात मैंने अरविंद को भी बताई तो एक दिन उसने मुझे एक जगह के बारे में बताया। भैया, मेरा एक घनिष्ठ मित्र है जो कि छत्तीसगढ़ में रहता है। उसने एक जगह के बारे में मुझे बताया जो उधर छत्तीसगढ़ में ही नारायणपुर आदिवासियों के इलाके में स्थित है। उसने बताया कि उधर के लोग ऐसा मानते हैं कि रोज रात में वहां साक्षात देवी माँ आती है। वह तो उस जगह पर कभी गया नहीं, मगर भैया हम लोग चलकर देख सकते हैं, क्या बोलते हो? अरविंद की यह बात सुनकर तो अब मुझे भी उस जगह पर जाने की उत्सुकता सी होने लगी और वहां के इस रहस्य को जानने की भी जिज्ञासा सातवें आसमान पर थी। आज तक अश्वत्थामा के बारे में सुना था, अंजनी पुत्र हनुमान के बारे में सुना था, यहाँ तक कि निधिवन की रास लीला के बारे में भी सुना था, मगर नारायणपुर के बारे में आज पहली बार ही सुन रहा था। अब तो मैंने पूरा मन बना लिया कि इस जगह पर जाकर ही रहूंगा। इसलिए दफ्तर में 4-5 दिन की छुट्टी डालकर मैं और अरविंद शाम की ट्रेन से निकल पड़े नारायणपुर। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद हम लोग बस से नारायणपुर के लिए निकल गए। रेलवे स्टेशन से नारायणपुर कुछ 1-1.5 घंटे की दूरी पर ही था, इसलिए जल्दी ही हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद हम दोनों एक सस्ते होटल में ठहर गए और शाम के वक्त उस जगह का पता लगाने निकल पड़े। क्योंकि आदिवासी इलाका था इसलिए लोगों को हिंदी इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, मगर फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की हमारी बात समझाने की। थोड़ी बहुत पूछताछ करते करते हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। पहुंचते ही मैंने अरविंद से कहा, चल अरविंद, जल्दी से अपना कैमरा निकाल ले, आज तो इस जगह को बेनकाब करके ही दम लेंगे। अरविंद भी चहकता हुआ जल्दी जल्दी कैमरा निकालने लगा और मैं भी अपना माइक लेकर तैयार हो गया। उस इलाके के अंदर जाने पर हमें एक औरत और उसकी सासू माँ दिखी तो हमने वहीं हमारा डेरा जमा लिया और लगे पूछताछ करने। नमस्ते बहन जी, हम लोग सनसनी समाचार से हैं। मैं हूँ क्षितिज और यह है हमारा कैमरामैन अरविंद। आज हम इस जगह की खबर देश भर के लोगों को पहुँचाने आए हैं। अगर आप लोगों के पास थोड़ा समय हो तो क्या मैं आपसे कुछ चंद सवाल कर सकता हूँ? यह सुनकर वह दोनों औरतें बोली, हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं शुक्रिया करते हुए उन लोगों से पूछा, यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि रात ढलने के बाद इधर देवी माँ स्वयं आती है, क्या यह बात सच है या महज एक अफवाह? यह सुनकर उनमें से एक औरत बोली, हम लोग भी छत्तीसगढ़ में इसी कारण से आए थे और यह अफवाह नहीं है, यहाँ के लोग एकदम सच बोलते हैं। यहाँ वाकई साक्षात देवी माँ आती हैं। आप अंदर जाकर खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए और वहाँ के पुजारी आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। उन औरतों को शुक्रिया करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। उधर के लोग काफ़ी अच्छे थे, हम लोगों को आराम से शूटिंग करने दिया तथा किसी भी बात के लिए कोई विरोध प्रकट नहीं किया। थोड़ी देर तक तो हम लोगों ने उधर के रहवासियों से यूं ही थोड़ी बहुत पूछताछ की तथा सबका उत्तर सिर्फ यही था, हाँ वाकई रात में देवी माँ हम सभी रहवासियों को अपना आशीर्वाद देने आती है। यह सालों से चलता आ रहा है और अब यह हमारी परंपरा भी बन चुकी है। देवी माँ के आगमन के लिए हम लोग हर दिन जोरों शोरों से गीत तथा नृत्य का आयोजन करते हैं। सारे निवासियों की यह बात सुनकर तो हम लोगों की जिज्ञासा अब और बढ़ने लगी। शाम ढलने के बाद हम श्री नाथूराम जी के पास गए। उन्हें हमारे आने का कारण बताकर उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद करीब 7-8 बजे के लगभग वे मुझे और अरविंद को उसी जगह ले गए
जहां देवी माँ आती है। वह जगह गांव से थोड़ी दूर पर थी, जंगल जैसे इलाके में स्थित थी। चारों ओर बस पेड़ ही पेड़। तभी हमारी नजर थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। यह देख हमें कुछ अजीब लगा कि इतने बड़े वृक्ष से परिपूर्ण स्थान पर बस एक अकेली छोटी सी झोपड़ी, यह कैसे संभव है। इसलिए मैंने नाथूराम जी से आखिर पूछ ही लिया, नाथूराम जी, इतने बड़े जंगल में भला यह अकेली झोपड़ी क्यों स्थापित की गई है? क्या वहां कोई रहता है? मेरे ऐसे सवाल पर नाथूराम जी मुझे अजीब ढंग से घूरते हुए बोले, अरे मूर्ख, यह वही स्थान है जहाँ देवी माँ आती है, और अभी हम लोग वहीं चलकर दीप प्रज्वलित तथा भोग लगाएंगे। नाथूराम जी की बात सुनकर मुझे अपने प्रश्न पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई और फिर बिना कुछ पूछे हम दोनों नाथूराम जी के पीछे पीछे उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगे। झोपड़ी वाले स्थान पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वह झोपड़ी बहुत ही मामूली सी है, घास फूस से बनी हुई है। नाथूराम जी ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला और हम लोग अंदर की ओर चले गए। क्योंकि जगह बहुत छोटी थी, इसलिए अरविंद बाहर से ही शूटिंग करने लगा और मैं और पुजारी जी अंदर जाकर बैठ गए। अंदर का दृश्य कुछ साधारण सा ही था। चारों ओर लाल चुनरी से सजावट की गई थी तथा पंचमुखी दीपक भी वहां रखे गए थे। नाथूराम जी ने थोड़ा साफ सफाई करके वहां दोनों दीपकों को प्रज्वलित किया तथा भोग में से एक केले का फल दोनों दीपकों के बीच चढ़ा दिया। ऐसा करने के बाद वे बोले, हम लोग जब कुछ देर बाद यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि यह दोनों दीपकों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। वह तेज रोशनी इस अंधकार भरी जगह को हद से ज्यादा प्रकाशित कर देगी। तब हम लोग समझ जाएंगे कि देवी माँ आ चुकी है। यही संकेत है उनके आने का। यह बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, मगर मुझे तब तक यकीन नहीं आया जब तक कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देख लिया। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी नाथूराम जी मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, चलो चलो बाहर निकलो, यहीं थोड़ी ही रहना है, चलो। यह सुनते ही मैं बोला, यहाँ नहीं रुकेंगे तो देखेंगे कैसे, और अभी हम सभी कहाँ जाएंगे। इस बात पर फिर नाथूराम जी घूरते हुए बोले, अरे मूर्ख, गांव जाएंगे, नृत्य करके देवी का आह्वान करेंगे। इतना कहकर हम सभी गांव की तरफ चले गए। वहां पहुंचते ही हमने देखा कि सारे लोग, पुरुष एवं महिलाएं, स्वच्छ तथा धार्मिक वस्त्र पहने नृत्य करने के लिए तैयार थे। नाथूराम जी के एक ही स्वर में वह लोग गीत गाते, ढोल नगाड़े बजाते बजाते नृत्य करने लगे। उनका यह मानना था कि इस नृत्य तथा धार्मिक गीत से हम सभी देवी माँ का आवाहन करते हैं तथा उनका तन मन और पूरी श्रद्धा से हमारे गांव में स्वागत करते हैं। यह नृत्य क्रिया बहुत देर तक चला। मैं और अरविंद भी सभी लोगों की परंपरा के अनुसार उस नृत्य आयोजन में शामिल हो गए। कुछ देर बाद नाथूराम जी दो पुरुषों के साथ उस झोपड़ी की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। यह देख मैं और अरविंद भी उनके साथ हो लिए। वहां के लोगों के अनुसार उस जगह पर सिर्फ पुरुषों को जाने की अनुमति थी, और वो भी सिर्फ चंद लोगों को। बाकी लोग लगातार नृत्य करते जा रहे थे और गीत गा रहे थे। कुछ ही देर बाद हम सभी उस झोपड़ी वाले स्थान पर पहुंच गए, मगर इस बार हम लोग झोपड़ी से कुछ दूरी पर ही खड़े हुए थे। नाथूराम जी के साथ वाले पुरुष मध्य आवाज में ढोल बजाने लगे। समय बीतता जा रहा था, मगर अब तक हमें वहां अत्यंत प्रकाश कहीं नजर नहीं आया। गांव के लोगों की गाने तथा ढोल के नगाड़ों की आवाजें हमें उधर तक साफ सुनाई दे रही थी तथा हमारे साथ वाले दो पुरुष भी एक जैसे लगातार वह ढोल बजा रहे थे। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद हमारी आंखों के सामने वह दृश्य था जिसकी हम ना जाने कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने
अंत में वहां अत्यंत प्रकाश हमारी आंखों के सामने देखा। वह प्रकाश इतना तेज था कि डायरेक्ट हम उसे अपनी आंखों से भी नहीं देख पा रहे थे। यहाँ तक कि मैंने यह भी देखा कि किसी की धुंधली परछाई झोपड़ी के भीतर नृत्य आदि कर रही है। वह झोपड़ी से आ रही रोशनी इतनी तीव्र थी, ऐसा लग रहा था मानो आंखें ही चीर देगी। ऐसा दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह तीव्र रोशनी के उत्पन्न होते ही गांव के घरों की बिजली चली गई। आसपास का माहौल एकदम मानो पवित्र हो गया हो। रोशनी के उत्पन्न होते ही वहां मौजूद लोगों ने और भी जोर जोर से ढोल नगाने बजाना शुरू कर दिए। जितना तेज ढोल बजाते उतनी ही तेज गति से वह झोपड़ी के अंदर मौजूद परछाई नृत्य कर रही थी। मैं वह झोपड़ी के अंदर जाकर देखना चाहता था और इस रहस्य की पूरी तस्वीर तथा वीडियो लेना चाहता था। इसलिए मैं झोपड़ी के पास जाने की जिद करने लगा और जैसे ही उधर जाने के लिए बढ़ा वैसे ही वह सारे लोगों ने मुझे चारों ओर से पकड़ लिया। मैं उस प्रकाश के पीछे का राज दुनिया के सामने लाना चाहता था, मगर वे लोग मुझे अपनी परंपरा की कसम देने लगे। वे लोग खुद आज तक ऐसे समय पर झोपड़ी के निकट नहीं गए थे। मैं बहुत छटपटाया, बहुत मिन्नत की, मगर वो लोग टस से मस नहीं हुए। मुझे एकदम कसकर जकड़े हुए थे। कुछ देर बाद अचानक से उस दिव्य प्रकाश के चलते मुझे अजीब सा होने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मगर अरविंद ने अपना कैमरा पूरी रात झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर रखा हुआ था और वह भी तैनात। सुबह होने तक उस जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही सुबह मेरी नींद खुली, मैं बेसुध होकर भागते हुए झोपड़ी वाली जगह पर गया। वहां गया तो मैंने देखा कि अरविंद पूरी रात नहीं सोया, अभी तक अकेला वहीं पर बैठा हुआ है। यह देख मेरी आंखें भर आई। मैंने अरविंद को गले से लगाते हुए कहा, वाह मेरे भाई, तूने यहाँ रात भर जगकर मेरा बोझ हल्का कर दिया। बिना बोले ही तू यहाँ रुककर पूरी वीडियो बनाया। क्या हुआ भाई, सब बता। मेरे बेहोश होने के बाद यहाँ क्या हुआ था? तभी अरविंद बोला, भैया आपके जाने के बाद वह रोशनी कुछ घंटों तक वहां मौजूद थी और मध्य मध्य परछाई भी नजर आ रही थी। गांव वाले कह रहे थे कि आपने इस प्रकार की जिद की, इसलिए देवी माँ ने आपको बेहोश करके दंड दिया। उनका कहना था कि जो भी देवी माँ का अपमान करता है या मजाक उड़ाता है, परंपरा को तोड़ता है, वह या तो अपनी पांचों इंद्रियों में से किसी एक इंद्रियों को खो बैठता है या तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। किंतु भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है। मैं हंसते हुए बोला, अरे पगले, मुझे वैसे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो बस देखना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने ना तो किसी चीज का मजाक बनाया और ना ही अपमान किया। खैर चल, अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, इसलिए जल्दी से कैमरा निकाल और शूट कर। अब तो सुबह हो गई है, अब तो हम अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अरविंद मेरी बातों पर हामी भरा और जल्दी से कैमरा निकालकर शूटिंग करने लगा। सबसे पहले मैंने झोपड़ी के इर्द गिर्द अच्छे से देखा कि कहीं और से तो कोई रास्ता नहीं है, कि कोई भी अंदर चला गया हो, क्योंकि मैं हर एक चीज में विज्ञान को खोजता था। अंधविश्वास में मैंने आज तक यकीन ही नहीं किया था। झोपड़ी के चारों तरफ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया मुझे। जैसा हम लोग छोड़ कर गए थे, ठीक वैसी ही दशा में थी वह झोपड़ी, और छोटे से मुख्य द्वार के अलावा झोपड़ी के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जिससे अंदर जाया जा सके। तो एक चीज हमें अच्छे से समझ आ चुकी थी कि बाहर से अंदर कोई भी इंसान प्रवेश नहीं किया था। दिमाग में एक और बात थी, वह तीव्र प्रकाश। मैंने यह भी सोचा कि हो सकता है क्योंकि अंदर दिया जल रहा था और यह झोपड़ी घास फूस की बनी थी तो आग लग गई होगी, मगर बाहर से तो कहीं भी जलने का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए हम लोगों ने अंदर जाने का फैसला किया।
जैसे ही हम लोग झोपड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो जो हमने देखा वह देखने के बाद हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां झोपड़ी के अंदर जमीन के हर एक कोने पर सिंदूर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने बदन पर सिंदूर लगाकर नृत्य किया हो। पहली बार जब हम झोपड़ी में गए थे तब वहां कहीं भी सिंदूर नहीं दिखा। यहाँ तक कि पूरी झोपड़ी में सिंदूर कहीं भी मौजूद नहीं था, ना ही किसी बर्तन में और ना ही पुजारी के हाथों में। तो यह सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर वह सिंदूर आया तो आया कहां से। झोपड़ी तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा हम उसे छोड़कर गए थे। दोनों दीपक अपनी जगहों पर अभी तक प्रज्वलित थे और केले का भोग भी ठीक उसी स्थान पर था जहां नाथूराम जी रखकर गए थे, तथा अरविंद पूरे समय झोपड़ी पर नजर गड़ाए हुए था। फिर सिंदूर आया कहां से? इसका एक ही मतलब था, गांव वालों की बात एकदम सत्य थी। यहाँ वाकई देवी माँ आई थी और वह रात में जो हमने धुंधली परछाई तथा तीव्र रोशनी देखी वह देवी माँ की ही थी। तथा उस वक्त मैं समझ गया था कि हर चीज में विज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ चीजें विज्ञान के बिना भी संभव है। यह सोचते सोचते मैंने अपना हाथ वह सिंदूर से रंगी जमीन पर फेरा और अपने सिर पर लगाते हुए बस एक ही चीज बोला, जय माता दी।